देखो, अगर किसी भी देश को तेजी से ग्रो करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से उस देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का मतलब देश में रोड बनाना, हाईवे बनाना, देश के कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, पानी पहुंचाना, रेल बनाना, पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना जैसी तमाम चीजें शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती है, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को भी फायदा पहुंचता है। कई देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके अपने आप को डेवलप किया है, पर इस चीज पे अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा काम किया है तो वो देश चाइना है। अब तक हम चाइना को एक बुली कंट्री, एग्रेसिव कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, दूसरे देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसाने वाली कंट्री के तौर पे जानते हैं। पर चाइना में भले ही लाख बुराई क्यों ना हो, पर एक मामले में पूरी दुनिया को चाइना से सीखने की जरूरत है, और वो चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये है 1990 का बीजिंग और ये है आज का बीजिंग। ये है 1990 का शंघाई और ये है आज का शंघाई। ये है 1990 का चाइना और ये है आज का चाइना। देखो, चाइना के फास्ट ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी वजह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने बीते 40 सालों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते आज चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर और एक्सपोर्ट सुपर पावर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे भारत क्या सीख सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। चाइना में एक कहावत है, टू गेट रिच यू मस्ट बिल्ड अ रोड फर्स्ट, और इसी चीज पे चाइना ने खूब काम किया है। आज के समय चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। आज चाइना हाईवे नेटवर्क में नंबर 1 है, एक्सप्रेस वे में नंबर 1 है। चाइना में 1,61,000 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। चाइना बुलेट ट्रेन में नंबर 1 है। चाइना में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क 42,000 किलोमीटर से ज्यादा है। चाइना स्काई स्क्रैपर के मामले में नंबर 1 है। चाइना में 3088 स्काई स्क्रैपर है। चाइना में 300 मीटर से ज्यादा लंबे 102 स्काई स्क्रैपर है। दुनिया में सबसे ज्यादा पेव्ड रोड यानी कि कंक्रीट की बनी हुई रोड चाइना में है। चाइना 5G यूजर्स के मामले में नंबर 1 है। अगर आप चाइना का सक्सेसफुल इकोनॉमिक मॉडल देखोगे तो उसमें एक चीज नजर आएगी और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि चाइना ने ये कैसे किया। 1990 तक तो भारत और चाइना दोनों इकोनॉमिक टर्म्स में लगभग एक बराबर ही थे, पर फिर अगले 30 सालों में चाइना भारत से आगे इतना कैसे निकल गया? तो देखो, इसका सिंपल सा जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना ने 1992 से 2011 तक अपनी जीडीपी का 8.5% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, वहीं भारत ने सिर्फ 3.9%। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से चाइना की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ने लगी, चाइना की जीडीपी तेजी से बढ़ने लगी, चाइना में लोगों की इनकम तेजी से बढ़ने लगी, चाइना में पॉवर्टी तेजी से कम होने लगी और फिर चाइना का ट्रेड भी तेजी से बढ़ने लगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1990 में भारत की जीडीपी $313 बिलियन थी, वहीं चाइना की जीडीपी $356 बिलियन थी। पर 2005 तक आते आते भारत की जीडीपी सिर्फ $800 बिलियन की हुई, वहीं चाइना की जीडीपी $2.2 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई थी। जहां भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 1990 से 2005 के बीच 6% थी, वहीं चाइना की 10.5% थी। इसी तरह चाइना में लोगों की इनकम भी तेजी से इंक्रीज हुई, वहीं भारत में इनकम धीरे धीरे बढ़ी। जहां चाइना ने 15 सालों में 202 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, वहीं भारत ने 15 सालों में सिर्फ 30 मिलियन यानी कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इसी तरह 15 सालों में चाइना का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ। तो डिफरेंस आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ही भारत 1962 का युद्ध हारा था। भारत के तरफ बॉर्डर पे रोड नहीं बनी हुई थी, जिसके चलते इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। वहीं चाइना प्रॉपर रोड बना के तैयार था। भारत ने सालों तक यही समझा कि अगर हम अपने साइड पे रोड नहीं बनाएंगे तो चाइना भारत का हिस्सा कब्जा नहीं कर पाएगा। अब पता नहीं ये कौन सा लॉजिक था, पर इस लॉजिक के चलते ही भारत 1962 का युद्ध हार गया था और इसी उटपटांग लॉजिक के चलते ही भारत को अपने लद्दाख के एरिया को खोना पड़ा था। अब ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा था। तो देखो, इसके पीछे चाइना की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी छुपी हुई थी। 1990s में जब जापान मैन्युफैक्चरिंग में पीक पे था, सारी ग्लोबल कंपनीज जापान में मैन्युफैक्चर किया करती थी, वहीं चाइना के पास सिर्फ एक एडवांटेज था और वो एडवांटेज था चीप लेबर का। जहां जापान में आबादी बढ़ नहीं रही थी, वहीं चाइना में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसके चलते चाइना में यंग वर्कफोर्स के नंबर तेजी से इंक्रीज हो रहे थे, जिससे चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का खतरा भी बन रहा था। तो उस समय चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू किया। चाइना ने अपनी बड़ी बड़ी सिटीज में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे को बनाना शुरू किया। रेलवेज के लिए अलग से डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया।
लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए पोर्ट्स को डेवलप करना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जगह जगह पे पावर प्लांट्स को बनाना शुरू किया, जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने लगी। शुरुआत में चाइना ने क्वालिटी प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय क्वालिटी के मामले में जापान बहुत आगे था। तो उस समय चाइना ने सस्ते प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। ग्लोबल कंपनीज को इन्विटेशन दिया कि वो अपने सस्ते प्रोडक्ट को चाइना में बनाना शुरू करे, और इस प्लानिंग में चाइना सक्सेसफुल भी हो गया। चाइना में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, ग्लोबल कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लगी। चाइना ने ग्लोबल कंपनीज को अच्छी रोड फैसिलिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, चीप लेबर फोर्स दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसके चलते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना सभी देशों के लिए सस्ता होने लगा। और फिर धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज चाइना में आने लगी, और फिर चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा। चाइना को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि अगर उसे अपने यहाँ डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगेगी और चाइना तेजी से ग्रो करने लगेगा। और देखा जाए तो ये हुआ भी। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर एक्चुअल में इसके पीछे 40 साल की मेहनत और प्रॉपर प्लानिंग छुपी हुई है। चाइना 40 सालों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। चाइना के फ्यूचर प्लान बहुत ज्यादा बड़े हैं। चाइना अभी भी अपने देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे की लेंथ को तेजी से बढ़ा रहा है, ताकि चाइना में रोड क्वालिटी इंप्रूव हो सके और साथ में चाइना अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन करके रख सके। 2035 तक चाइना अपने हाईवे नेटवर्क को 50% तक और इंक्रीज करना चाहता है। 2035 तक चाइना 4,61,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और बनाएगा, जिसमें 1,62,000 किलोमीटर के तो एक्सप्रेसवे होंगे। चाइना एक ऐसे हाईवे नेटवर्क को बनाने में लगा हुआ है कि उसके यहाँ किसी भी सिटी में आबादी अगर 1 लाख से ज्यादा होगी तो वो सिटी हाईवे और एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगी। चाइना 2050 तक एक वर्ल्ड क्लास हाईवे नेटवर्क बनाने में लगा हुआ है। 2035 तक चाइना हाई स्पीड रेल नेटवर्क को 42,000 किलोमीटर से 70,000 किलोमीटर तक करना चाहता है। चाइना ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना अब धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। चाइना की आबादी भी गिरना शुरू हो गई है, तो इस कारण से चाइना अभी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है। पर जैसे मैंने कहा कि अब चाइना भी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। 1990 में जो हाल जापान का था वो हाल अब चाइना का हो रहा है, और अब भारत चाइना की जगह ले रहा है। भारत के पास इस समय बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है। भारत में भी चीप लेबर फोर्स अवेलेबल है। साथ में इस समय यूएस और यूरोप की कंपनीज चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं और उन्हें भारत में वो पोटेंशियल दिख भी रहा है। तो इस समय भारत को भी चाइना की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। भारत को कम से कम अपनी जीडीपी का 5% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, तभी भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ेगी और भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। जो डेमोग्राफी का फायदा चाइना ने उठाया था वही फायदा भारत को भी मिल रहा है। S&P ग्लोबल का कहना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक चीज मिसिंग रही है और वो चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। S&P ग्लोबल ने कहा है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से मेक इन इंडिया अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहा है। तो यहाँ पे भारत को चाइना से सीखने की जरूरत है। भारत को सबसे पहले चाइना से लॉन्ग टर्म प्लानिंग सीखनी होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 5 या 10 साल का खेल नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो भारत को चाइना से सीखनी है वो चीज है जीरो पॉलिटिक्स रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो, चाइना लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके यहाँ डेवलपमेंट को लेके पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, जो पॉलिसी बना दी जाती है उस पर काम होने लगता है। वहीं हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। भारत में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, जिसके चलते इंफ्रा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक उस प्रोजेक्ट में काम चलता रहेगा। जब सत्ता गई तो वो प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट देश के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। 3-4 साल महाराष्ट्र में कुछ काम नहीं हुआ, जिसके चलते बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 5 साल के लिए डिले हो गया। इसके अलावा अब कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई है, तो उसने बीजेपी के सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को रोक दिया है। देखो, इंफ्रा प्रोजेक्ट के रोकने से प्रोजेक्ट डिले होने लगते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचता है। आपको यकीन नहीं होगा, पर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक भारत में इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के 1449 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 821 प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन से डिले चल रहे हैं, जिसके चलते बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स। तो इस चीज का सॉल्यूशन यही है कि भारत में एक बिल पास होना चाहिए कि कोई भी सरकार आए, इंफ्रा प्रोजेक्ट को कोई नहीं रोकेगा, जिससे भारत में प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान भी देंगे। देखो, इस समय भले ही हम चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे हैं, पर पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले के मुकाबले बहुत इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते पिछले 9 सालों में भारत के रोड, रेलवे, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। देश के कोने कोने में रोड पहुंच रही है, ग्रामीण इलाकों में रोड पहुंच रही है, जिससे भारत के ग्रामीण इलाके भी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। जहां 2013 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1,66,000
60,000 करोड़ रुपए था, वहीं इस साल भारत का इंफ्रा बजट 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। पिछले 10 सालों में भारत का इंफ्रा बजट 6 गुना बढ़ा है। इसके अलावा भारत में कई मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी चल रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट आने वाले 4-5 सालों में कंप्लीट होंगे तो इससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्ट्रांग होगा और इंडियन इकोनॉमी को भी इससे बहुत फायदा होगा। देखो, भले ही चाइना भारत का एनिमी है, पर भारत चाइना से सीख के ही उसे हरा सकता है। हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अगर भारत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपए खर्च करेगा तो इकोनॉमी में 2.5 रुपए आएगा। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपए आता है। इस समय भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जहां पे इन्वेस्ट करने से रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। वहीं चाइना के साथ अब ऐसा नहीं है। चाइना भले ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी इन्वेस्ट क्यों ना कर ले, उसे अब पहले जितना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो भारत को यहाँ नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स की प्लानिंग करनी होगी। भारत सरकार को चाइना से सीखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करते हैं, पॉलिटिक्स को इंफ्रा प्रोजेक्ट से दूर कैसे रखते हैं। अगर भारत ने अगले 10 साल भी ये सब कर लिया तो आप देखना कि ये डेकेड भारत का होगा। और ये चीज कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का भी कहना है कि आने वाला डेकेड भारत का होने वाला है। तो अगर भारत को आने वाले डेकेड को इंडिया डेकेड कहलवाना है तो उसके लिए भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता है इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होकर गुजरेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।